हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर वीडियो। आज हम लोग करने वाले हैं नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अपना कंप्लीट हो गया, कंसिडरेशन अपना कंप्लीट हो गया है। तो आज अपन लोग करेंगे अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एक टॉपिक है माइनर का। आज हम लोग वो रिवाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है अपना थर्ड चैप्टर, अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यानी एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। कॉन्ट्रैक्ट में और क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट मौजूद होने चाहिए, एक कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट मौजूद होने चाहिए। तो सेक्शन 10 बोलता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 72 का कि वो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट में होना बहुत ही अनिवार्य है। तो सबसे पहला है सबसे पहला है आपका सबसे पहला है सबसे पहला क्या है, द पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला एलिमेंट क्या है, द पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी होना चाहिए वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, यानी उनके पास कैपेसिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की। ठीक है। सेकंड वन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी। और कॉन्ट्रैक्ट जो बना हुआ होना चाहिए वो फ्री कंसेंट से बना होना चाहिए, यानी जोर जबरदस्ती करके कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट है, देयर मस्ट बी लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होना चाहिए बेटा जी, तो कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए और ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। ठीक है। एंड नेक्स्ट है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड डिक्लेयर नहीं हो रखा होना चाहिए। अदरवाइज अगर ये सारे में से कोई भी चीज अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद नहीं है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो पाएगा। राइट। आइए तो पढ़ते हैं कैपेसिटी ऑफ टू अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी सबसे पहला टर्म क्या पढ़ना है अपन अपन लोग को, कैपेसिटी ऑफ टू कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कैपेसिटी रेफर्स टू कंपीटेंस ऑफ द पार्टी। कैपेसिटी का मतलब होता है पार्टी का कंपिटेंस, यानी कॉन्ट्रैक्ट करने वाले, कॉन्ट्रैक्ट में जो दो लोग होंगे कॉन्ट्रैक्ट में जो दो लोग होंगे क्या उनके पास कैपेसिटी है कॉन्ट्रैक्ट करने का। ठीक है। ये चेक करते हैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो है क्या उनके पास कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है। तो अगर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के पास कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है तो वो कैसे पता चले उनके पास कैपेसिटी है, तीन चीजों से। पहला, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो है वो मेजर होना चाहिए, यानी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी माइनर नहीं होना चाहिए। दूसरा, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी लुनाटिक नहीं होना चाहिए, यानी लुनाटिक या इनकम्पिटेंट नहीं होना चाहिए, यानी उसके पास सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम। तीसरा, नॉट डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, यानी किसी लॉ के तहत वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं हु इज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। वो कौन इंसान है जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम्पिटेंट है, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जिसके पास कैपेसिटी है। तो सेक्शन 11 बोलता है कि सबसे पहला इंसान कौन है, तो सबसे पहला इंसान है, बोल रहा है कि एवरी पर्सन इज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हर एक इंसान कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल है अगर वो मेजर है, अगर वो क्या है, मेजर है। ठीक है। दूसरा, वो साउंड माइंड है। वो क्या है, साउंड माइंड है। पहला, वो मेजर है। दूसरा, साउंड माइंड है। तीसरा, नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। तीसरा क्या है, नॉट डिस्क्वालिफाइड है किसी भी लॉ के तहत कॉन्ट्रैक्ट करने से, तो वो बंदा कंपिटेंट होगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले अपन लोग पढ़ने वाले हैं मेजोरिटी के बारे में, यानी मेजर कौन होता है, एज ऑफ मेजोरिटी क्या होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन इंडिया द एज ऑफ मेजोरिटी इज रेगुलेटेड बाय, इंडिया में मेजोरिटी का एज जो एक्ट रेगुलेट करता है उसका नाम इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875। वो बोलता क्या है, एवरी पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया, हर एक इंसान जो इंडिया में रहता है
वो मेजर कब बनेगा? जब वो 18 साल का एज क्या कर लेगा, अटेन कर लेगा। जब वो 18 साल का एज कंप्लीट कर लेगा तो वो माना जाएगा कि वो इंसान क्या हो गया, मेजर हो गया है। ठीक है, तो मेजर इंसान कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन क्या माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? तो माइनर के रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बोला कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, माइनर के पास कॉन्ट्रैक्ट करने का कैपेसिटी नहीं होता है, सो माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। क्लियर है? अब देखिए, लॉ रिलेटिंग टू माइनर पोजीशन या माइनर्स एग्रीमेंट। लॉ रिलेटिंग टू माइनर पोजीशन यानी माइनर के बारे में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है? तो सबसे पहली चीज, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय और विथ अ माइनर इज वॉइड एब एन इश्यू। माइनर के द्वारा, माइनर के साथ किया गया या माइनर के द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड एब इनिशियो होता है। वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है शुरू से ही वॉइड होता है, यानी वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही वॉइड होगा। माइनर के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वॉइड होगा। क्लियर है? एन एग्रीमेंट विद और बाय माइनर इज वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, यानी शुरू से ही माइनर के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड होगा। ठीक है, अब देखो, एक लीडिंग केस लॉ है, बहुत ही फेमस केस लॉ है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। उसमें हुआ क्या था? माइनर जो था धर्मोदास घोष था, वो 20,000 रुपए मोहरी बीबी से क्या करता है, ले लेता है और लोन पे लेता है और वो अपना सिक्योरिटी मॉर्गेज करता है। लेकिन वो मेजर होने के कुछ मंथ बाद, ठीक है, करता क्या है, लेकिन धर्मोदास घोष ना अपना लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं कर पाता। ठीक, क्या बोल रहा है? धर्मदास घोष बिकम मेजर a few months later and files a suit for the declaration that mortgage executed by him during his minority was void। और धर्मदास घोष क्या करता है, मेजर होने के कुछ मंथ बाद सूट फाइल करता है। किस लिए? कि जब उसने माइनॉरिटी के टाइम पे जो उसने मॉर्गेज किया था, जो उसने सिक्योरिटी मॉर्गेज किया था, एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्ट ही क्या था, वॉइड था, और उसको कैंसिल कर देना चाहिए, यानी वो जो सिक्योरिटी है वो कैंसिल कर देना चाहिए। तो कोर्ट भी क्या बोलता है? It was held that mortgage by a minor was void। कोर्ट क्या बोलता है? माइनर के द्वारा किया हुआ सामान, माइनर के द्वारा सिक्योरिटी मॉर्गेज किया हुआ क्या है, वॉइड है, और बी वाज नॉट एंटाइटल्ड टू रीपे द मनी। और धर्मदास घोष लायबल नहीं है पैसा रीपे करने के लिए, क्योंकि जब उसने पैसे लिए थे तो वो माइनर था, जब उसने पैसे लिए थे तो वो माइनर था। ठीक है, और माइनर का कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई भी नहीं होता, और माइनर का कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई भी नहीं होता है। क्लियर है? क्या क्लियर है यहाँ तक? क्या क्लियर है यहाँ तक? क्या क्लियर है यहाँ तक? बताओ मेरे को, बताओ मेरे को। ओके, चलो। तो सबसे पहले क्या है, माइनर के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब एन इश्यू होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ओके, दूसरा, नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। अगर माइनर मेजर हो जाता है, एज ऑफ मेजोरिटी कंप्लीट कर लेता है, यानी वो 18 साल कंप्लीट कर लेता है, तो उसके द्वारा 18 साल के पहले किया हुआ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई नहीं होगा। यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं होगा, रेटिफाई नहीं होगा, यानी माइनर कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट रेटिफाई। क्लियर है? तीसरा क्या है, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। बेटा जी, बेटा जी, बेटा जी, माइनर सिर्फ और सिर्फ बेनिफिशियरी हो सकता है और वो कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट ले सकता है। ठीक है, माइनर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं बन सकता। सिर्फ और सिर्फ वो क्या बन सकता है, कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ और सिर्फ क्या बन सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट रिसीव कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट रिसीव करेगा और वो बेनिफिशियरी बन सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। अरे मैं तो छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा बच्चा हूँ। मैं तो छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा बच्चा हूँ, ये बोल के माइनर अपने आप को बचा सकता है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। ठीक है, एंड इज नॉट स्टॉप्ड टू डू सो। और इसको ये माइनॉरिटी प्लेड करने से कोई रोक भी नहीं सकता है। ठीक है, और रूल ऑफ एस्टॉपल भी माइनर के अगेंस्ट अप्लाई नहीं होता। रूल्स ऑफ एस्टॉपल भी माइनर के अगेंस्ट अप्लाई नहीं होता, यानी एक बार माइनर ने जो बोल दिया, माइनर उस बात से पलट सकता है। इसलिए सोच समझ के अपने भाई बहन को कुछ बोलना, क्योंकि ही इज अ माइनर या सी इज अ माइनर।
वो अपने बात से मुकर सकता है, तो तुम ये नहीं बोल सकते तुमने उस दिन बोला था, तो बोलेगा वो तो हम बच्चे हैं, हम तो कुछ भी बोलेंगे, तो तुम तो, तुम्हारे पास तो दिमाग है, तुमको सोचना चाहिए ना। हम पागल है, तुम भी पागल हो, हम माइनर तुम भी माइनर हो, नहीं ना। ओके, नेक्स्ट, लाइबिलिटी फॉर नेसेसिटीज, नेसेसरीज। अगर 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 इन केस ऑफ नेसेसरी सप्लाई टू अ माइनर, अगर माइनर को नेसेसरी सप्लाई हुआ है, अगर माइनर को नेसेसरी सप्लाई हुआ है, or to any other person whom such minor is legally bound to support is governed by the section 68। बेटा अगर माइनर को किसी ने नेसेसरीज सप्लाई किया है, यानी उसके जीवन यापन के लिए जो भी नेसेसिटी था वो सप्लाई किया था, तो वो इंसान जिसने माइनर को नेसेसिटी सप्लाई किया था, वो इंसान जितने का भी नेसेसिटी सप्लाई किया था, वो माइनर से क्लेम कर सकता है, यानी माइनर से क्लेम नहीं करेगा, माइनर के प्रॉपर्टी को बेच के वो रिकवर कर सकता है। माइनर का स्टेट लायबल होगा उसके लिए। अगर माइनर को, हम किसी भी माइनर को नेसेसरी सप्लाई कर रहे हैं, तो माइनर का स्टेट लायबल होगा, ठीक है। बट ये नहीं कर सकते तुम कि अगर माइनर के पास से फॉर एग्जांपल कोई एक्स है, मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स के माता पिता, मतलब उसके पूरा फैमिली वाला किसी एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई है, अब मिस्टर एक्स बच गया अकेला, तुमको उस पे आ गया, तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, यार इसके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी है, चलो इसको उन लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तुम्हारे जैसे थे, लेकिन उनके पास प्रॉपर्टी बहुत थी, मतलब जमीन जमीन बहुत था। तुम ये नहीं कर सकते हो कि उसको स्कूल जाने के लिए मर्सिडीज दे दो, या फिर उसको एकदम खाने में सुबह शाम पिज्जा बर्गर खिलाओ, सुबह शाम पिज्जा बर्गर खिलाओ। ठीक है, तो करेंगे क्या, ये सोच के कि अरे उसका जमीन तो है ही, तो उसका जमीन को बेच कर रिकवर कर लेंगे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो माइनर का स्टेट लायबल होगा, जो भी आप नेसेसरी सप्लाई करेंगे उसके लिए माइनर का स्टेट लायबल होगा, ठीक है। और ये जो नेसेसरी नेसेसिटीज आपने जो सप्लाई किया वो रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है, वो रीजनेबल होना चाहिए। और माइनर मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी पे सफिशिएंट सप्लाई, ठीक है, माइनर मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी और सफिशिएंट सप्लाई ऑफ द नेसेसरी, माइनर के पास पहले से सफिशिएंट सप्लाई नहीं होना चाहिए। अगर सफिशिएंट सप्लाई होगा तो आपका सप्लाई सप्लाई नहीं माना जाएगा। अब देखो, नेसेसरी मींस दोस थिंग्स दैट आर एसेंशियल नीडेड बाय माइनर। नेसेसरी का मतलब क्या होता है, वैसी चीज है जो माइनर के जीवन यापन के लिए क्या है, नेसेसरी है। नेसेसरी दे कैन नॉट इंक्लूड लग्जरी और कॉस्टली और अननेसेसरी आर्टिकल। नेसेसिटी में लग्जरी आइटम, कॉस्टली आइटम और अननेसेसरी आर्टिकल इंक्लूड नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन ऑफर इनफोर्सेबल। अगर माइनर के बिहाफ में उनके गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो माइनर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड होगा। माइनर के बिहाफ में अगर उनके गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड होगा। क्लियर है, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड होगा, राइट। ओके, क्या लिखा हुआ है, माइनर एग्रीमेंट वॉइड होगा, लेकिन उनके गार्जियन का एग्रीमेंट क्या होगा, अगर कुछ सर्कमस्टांसेस में गार्जियन का एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वैलिड होता है, अगर उन्होंने माइनर के बिहाफ में किया है तो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो माइनर को ये नहीं बोल सकते कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दो, माइनर एग्रीमेंट इज एब्सोल्युटली वॉइड। माइनर का एग्रीमेंट एब्सोल्युटली वॉइड होता है, यानी वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वॉइड एब इनिशियो होता है। तुम अग्रीमेंट में माइनर को नहीं बोल सकते स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नो इंसॉल्वेंसी। अरे माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं होगा, माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं होगा, क्योंकि जब माइनर के पास औकात ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने का, तो वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कहां से हो सकता है। नेक्स्ट, पार्टनरशिप। अ माइनर बीइंग इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। देखो बेटा, माइनर के पास कॉन्ट्रैक्ट करने का क्षमता नहीं है, इसलिए माइनर पार्टनरशिप फॉर्म में एज अ पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता है, लेकिन वो बेनिफिट, पार्टनरशिप का बेनिफिट लेने के लिए वो एडमिट जरूर हो सकता है, पार्टनरशिप का बेनिफिट लेने के लिए वो एडमिट हो सकता है। और जैसे ही वो 18 साल का एज कंप्लीट कर लेगा, तो उसको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा, 6 महीने के अंदर उसको देना पड़ेगा पब्लिक नोटिस
क्या वो उस फॉर्म में पार्टनर बनना चाहता है या नहीं। अगर वो 6 महीने के अंदर पब्लिक नोटिस नहीं दे पाता है तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, यानी वो पार्टनर नहीं बनेगा। अगर वो 6 महीने के अंदर पार्टनर बनना चाहता है और उसने पब्लिक नोटिस दे दिया कि हाँ मैं इस फॉर्म में कंटिन्यू करना चाहता हूँ, पार्टनर बनना चाहता हूँ, कि उसकी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी जब से उसने पार्टनरशिप फॉर्म ज्वाइन किया था। ठीक बेटा जी, माइनर एजेंट हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल माइनर एजेंट हो सकता है, माइनर एज एजेंट काम कर सकता है, माइनर एज एजेंट काम कर सकता है। ठीक है, माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्जियन, माइनर अपने गार्जियन और पेरेंट को बाइंड नहीं कर सकता है किसी भी चीज के लिए। इन द एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, एन इन्फेंट इज नॉट कैपेबल ऑफ बाइंडिंग हिज पेरेंट, यानी माइनर अपने गार्जियन को बाइंड नहीं कर सकता, वो कैपेबल नहीं है। नेसेसरी के लिए भी वो अपने गार्जियन को बाइंड नहीं कर सकता, लायबल नहीं ठहरा सकता। ठीक है, अब देखो ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर और एडल्ट, अगर एक ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जो माइनर, एक माइनर और एक मेजर, दो लोग मिलके कर रहे हैं ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट, तो बेटा सिर्फ और सिर्फ मेजर लायबल होगा उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, माइनर लायबल नहीं होगा। क्लियर है? सियोरिटी फॉर माइनर, बट अगर माइनर के बिहाफ में किसी ने सियोरिटी, किसी ने गारंटी दिया है, तो बेटा थर्ड पार्टी के लिए जिस मेजर ने सियोरिटी दिया है वो लायबल होगा। माइनर एज अ शेयर होल्डर, तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, माइनर एज अ शेयर होल्डर अपॉइंट, सॉरी माइनर एज माइनर कभी भी शेयर होल्डर कैन नॉट बी अ शेयर होल्डर, माइनर शेयर होल्डर नहीं बन सकता है, वो इनकम्पिटेंट है, माइनर शेयर होल्डर नहीं बन सकता है। अगर गलती से माइनर मेंबर बन भी गया, अगर गलती से माइनर मेंबर बन भी गया, तो कंपनी कैन साइन द ट्रांजैक्शन एंड रिमूव हिज नेम फ्रॉम द रजिस्टर। अगर गलती से माइनर मेंबर बन भी जाता है तो कंपनी क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देगी और ट्रांजेक्शन रिमूव कर देगी, ट्रांजेक्शन रिसाइन कर देगी एंड माइनर का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से रिमूव कर देगी। ठीक है, सेक्शन 88 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। नाउ लायबिलिटी फुल सिविल ट्रॉट, अगर माइनर कुछ सिविल रॉन्ग करता है, अगर माइनर कुछ ऐसा काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए वो लायबल होगा। जैसे माइनर किसी को चाकू मार दे, तो क्या उसको बोलेंगे बेटा ये सब काम नहीं करना चाहिए, या उसको बाल सुधार कारागृह में रखेंगे? कहाँ पे रखेंगे? जहाँ पे छोटे छोटे 18 साल से कम उम्र के बच्चों को जिस जेल में रखा जाता है उसको बोलते हैं बाल सुधार कारागार, उसको वहां रखा जाएगा और उसको बताया जाएगा चाकू का उपयोग सब्जी काटने के लिए करना चाहिए, ना कि राजमा और किडनी निकालने के लिए इंसान का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग कवर करेंगे पर्सन ऑफ साउंड माइंड एंड कैपेसिटी बाय डिस्क्वालिफाइड पर्सन। नहीं काम करते, ये मैं कंटिन्यू करके खत्म करा देता हूँ पूरा। चलो, पर्सन ऑफ साउंड माइंड, पर्सन ऑफ साउंड माइंड का मतलब अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड, एक इंसान साउंड माइंड कब कहलाएगा? फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक इंसान साउंड माइंड कब कहलाएगा? जब वो कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को समझने के लिए और वो रैशनल जजमेंट ले पा रहा है, तो माना जाएगा वो बंदा जो है वो साउंड माइंड है। ठीक है, जो इंसान कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को समझने के लिए और रैशनल जजमेंट ले पा रहा है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को समझ के, तो माना जाएगा कि वो बंदा क्या है, साउंड माइंड है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, एक इंसान है जो यूजुअली हमेशा मतलब जनरली क्या रहता है, अनसाउंड माइंड रहता है, लेकिन ओकेजनली कभी कभार वो साउंड माइंड होता है। तो ये इंसान जो यूजुअली अनसाउंड माइंड रहता है और कभी कभार साउंड माइंड होता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कब कर सकता है? जब ये साउंड माइंड होगा, जब ये साउंड माइंड होगा। ऐसा समझो ना, एक इंसान है जो पूरे दिन दारू पी के नशे में धुत रहता है, अब जब ये होश में आएगा तब क्या इसके पास कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स को समझने की शक्ति होगी? क्या वो रैशनल जजमेंट ले पाएगा होश में आने के बाद? तो जब वो होश में रहे तब वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम है, अदरवाइज जब वो ड्रंकन स्टेट में हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। फिर बोलता है पर्सन यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, एक इंसान है जो नॉर्मल रहता है लेकिन वो भी कभी कभी ड्रंक कर लेता है, कभी कभी ओकेजनली, तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट उस स्टेट में नहीं कर सकते जब वो दारू पिया हुआ, जब वो ड्रंकन स्टेट में हो। क्लियर है? ओके, अब देखो अनसाउंड माइंड पर्सन का पोजीशन 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 कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा? A contract by a person who is of unsound mind, who is not of sound mind, is void.
अनसाउंड माइंड पर्सन के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड होगा। एंड नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालिफाइड पर्सन। अरे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको लॉ ही डिस्क्वालिफाइड कर देता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जैसे एम्बेसडर्स, इनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इनके साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, वॉइड माना जाता है। फिर कन्विक्ट्स, जो क्या है जेल में अपनी सजा काट रहे हैं, उनके साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड होता है। इंसॉल्वेंट, इन सब के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। बिसाइड ए माइनर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड देयर इज आल्सो अदर पर्सन हु आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग पार्शियली और होली। डिस्क्वालिफाइड है कॉन्ट्रैक्ट करने से, या तो पार्शियली नहीं तो होली। और अगर ऐसे लोग के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ऐसे लोग के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट भी क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 11 कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी, ठीक है। ये हमारा सेक्शन 11 का रिवीजन खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग कवर करेंगे कंसेंट, ठीक है। नेक्स्ट लेटर में आप लोग कवर करेंगे फ्री कंसेंट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, स्टे सेफ, स्टे होम।